सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल रावत। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑफ नथिंग इज इम्पॉसिबल में। सो गाइस, आज यहां पे आपके लिए लेके आ रहा हूं उत्तराखंड जीएस मॉक टेस्ट 5। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का अपना टेस्ट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम 3 परिवारों में के कुल कितने शासकों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो हमारे यहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश था उसके 3 परिवारों के नाम आपको पता होगा। सबसे पहला जो परिवार था उसमें वो था बसंत देव का, दूसरा यहाँ पे था निम्बर का, और तीसरा जो था सलोरदित्य का। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे हमें इन तीनों परिवारों के टोटल कितने राजाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे 12, बी है 13, सी है 14 और यहाँ पे डी है 15। तो यहाँ पे आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल 13 राजाओं की जानकारी मिलती है यहाँ पे हमें। क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। कुल 14 राजाओं की जानकारी मिलती है और इनका जो कार्यकाल पूछा जाता है तो ये होता है 300 वर्ष तक इनका टोटल शासन रहा था। ठीक है, 3 परिवार थे, 300 सालों तक इनका शासन था और कुल 14 राजा इनके बने थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम क्या था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बद्रीदत्त पांडे जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा है, उनके अनुसार कार्तिकेयपुर राजाओं का कार्तिकेयपुर जो राज्य था उसका प्राचीन नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे लखनपुर, बी है यहाँ पे कबीरपुर और सी है यहाँ पे बैजनाथ, डी है ज्योतिर्पुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कबीरपुर। यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे ने कार्तिकेयपुर को कहा है। इसके अलावा जो लखनपुर है, लखनपुर कानिंगम ने बताया है यहाँ पे कि जो रामगंगा तट था वहाँ पे इनकी राजधानी थी कार्तिकेयपुर की, जिसको लखनपुर उन्होंने नाम दिया है। ठीक है, इसके अलावा बैजनाथ कत्यूर घाटी आपको पता होगा, वहाँ पे उनकी दूसरी राजधानी बनी थी ज्योतिर्पुर, यानी कि ज्योतिषपुर से ही इसका संबंध है, जोशीमठ जो कि पहली कत्यूरी राजधानी थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कार्तिकेयपुर राजवंश की अभी तक कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक बार पहले भी करा चुका हूँ, तो इसका आंसर मैं आपको सीधे बता देता हूँ। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 8। देखिए यहाँ पे जो बी एस रावत की बी एस नेगी जी की बुक है वहाँ पे आपको मिलेगा 9, लेकिन जब आप अजय रावत की पढ़ते हैं तो वहाँ पे 8। इसके अलावा जो हमारे उत्तराखंड की काफ़ी प्रसिद्ध किताब है परीक्षा वाणी, तो परीक्षा वाणी में भी आपको 8 ही मिलेगा, तो इसलिए मैंने इसका आंसर जो है वो 8 दिया है। ठीक है, इसके अलावा इन अभिलेखों की जो लिपि थी वो थी कुटिल लिपि। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्तिकेयपुर राजवंश का कौन सा शासक कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। ये आपको बताना है कि जो कन्नौज का राजा था यशोवर्मन उसके समकालीन कौन सा है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे खरपरदेव, बी है यहाँ पे कल्याणराज, सी त्रिभुवनराज और डी है यहाँ पे बसंत देव। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खरपर देव यहाँ पे जो थे वो यशोवर्मन के समकालीन थे और ये बसंत देव के बाद गद्दी पे बैठते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। और इनकी जानकारी कहाँ पे मिलती है, तो जो आपने राजतरंगिणी पता होगा आपको, ये कल्याण के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी जिसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। तो कश्मीर के जो राजा थे ललितादित्य मुक्तापीठ, इनके द्वारा गढ़वाल क्षेत्र जीता गया था जिस समय बसंत देव का शासन था। उसके बाद बसंत देव के बाद यहाँ पे खरपर देव को शासक बनाया गया था। ठीक है, तो ये जानकारी वहाँ पे मिलती है। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है यहाँ पे खरपर देव, बी कल्याण राज, सी त्रिभुवन राज और डी बसंत देव। तो आपको बताना है कि जो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर है जहाँ पे भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा की जाती है, तो वो मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बसंत देव। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि पूछा जाता है कि जो अल्मोड़ा में व्याघ्रेश्वर मंदिर है तो वो किसने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है ये क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पे भगवान शिव का। तो ये जो मंदिर था ये बनाया था आपके जो राजा थे कत्यूरी क्षमा चाहूँगा कार्तिकेयपुर राजवंश के जो राजा थे त्रिभुवन, इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कार्तिकेयपुर राजा ने सर्वप्रथम समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। यानी कि जो भी हमारा उत्तराखंड का क्षेत्र था उसको अपने अधीन लेने की यहाँ पे प्रयास किया गया था। तो आपको ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे निम्बर, बी है ललित सुरदेव, सी है यहाँ पे भूदेव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ये कार्य करने की कोशिश की गई थी ये कही गई थी ईस्ट गण के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। ईस्ट गण ऐसा पहला शासक था कार्तिकेयपुर राजवंश का जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा ईस्ट गण के बारे में और जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इन्होंने जागेश्वर में नव दुर्गा महिषामर्दिनी का जो मंदिर है वो बनाया था, लकुलिस का जो मंदिर है वो बनाया था। इसके अलावा नटराज का मंदिर है जागेश्वर में, ये भी इनके द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण राजा थे अपने कार्तिकेय राजवंश के। इसके अलावा इनके जो पितामह थे वो भगवान शिव थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्तिकेयपुर राजा के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए। तो आपको बताना है कि जो राजा था कार्तिकेयपुर राजवंश का, कौन सा ऐसा राजा था जिसके सर्वाधिक ताम्रपत्र यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे निम्बर, बी ललित सुरदेव, डी सी है यहाँ पे भूदेव, और इसके अलावा डी है त्रिभुवन राज। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ललित सुरदेव के द्वारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र जो है प्रचलन हुआ था, और इनके ही सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सलोर द्वितीय वंश का अंतिम राजा कौन था। तो ये तृतीय परिवार था कार्तिकेयपुर राजवंश का, जिनको एटकिंस ने कत्यूरी भी कहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ऋषभदेव, बी है यहाँ पे पद्म देव, सी है यहाँ पे सुभिक्षा राजदेव, और डी है यहाँ पे इच्छरदेव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सभी लोग गैस कर रहे होंगे सही आंसर। तो यहाँ पे जो सलोर द्वितीय राजवंश की स्थापना की थी वो की थी इच्छरदेव ने। कहीं कहीं पे इनका नाम इच्छत देव भी मिलता है, ध्यान रखिएगा, इच्छत देव भी मिलता है, ठीक है। और वैसे कहीं कहीं पे इनका नाम इच्छत देव भी है, तो ये आप इसमें कंफ्यूज मत होएगा। इसके अलावा सुभिक्षा राज इनके अंतिम शासक थे। ऋषभ देव का संबंध इस वंश से है नहीं, ये जैन धर्म के प्रथम गुरु थे। और अगर जो आपसे कभी कभी होता है कि सीक्वेंस में पूछा जाता है कि सलोर द्वितीय राजवंश के जो राजा थे उनका सीक्वेंस बताने के लिए, तो तब सबसे पहले नंबर पे आ जाएंगे आपके इच्छर देव, ठीक है। फिर उनके बाद जो नाम आता है वो आता है देसट देव का, देसत, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, देसट देव का। फिर तीसरे नंबर पे आता है पद्मदेव, और चौथे नंबर पे सुभिक्षा राजदेव का। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बद्रीदत्त पांडे ने कार्तिकेयपुर राजाओं को किस वंश का माना है। तो आपको बताना है यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे ने कार्तिकपुर राजवंश के जो राजा थे उनको किस वंश का माना है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे सूर्यवंशी, बी पालावंशी, सी यहाँ पे अयोध्या, और डी है यहाँ पे नागवंशी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूर्यवंशी यहाँ पे कहा है बद्रीदत्त पांडे ने। इसके अलावा जो अयोध्या शब्द आया है, अयोध्या यहाँ पे लक्ष्मीदत्त जोशी जी एक हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है। नागवंशी से कोई संबंध नहीं है, और पालव वंश से भी कोई संबंध नहीं इनका, ठीक है। पालव वंश कहीं कहीं पे किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि जो वैद्यनाथ में कार्तिकेयपुर राजवंश का चौथा परिवार इसको माना जाता है, पालव वंश को, ठीक है। तो कहीं अगर जो कभी आपसे इससे क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे आप ध्यान रखेंगे जो चौथा परिवार था वो पालवंशी परिवार था, ठीक है, जिसमें लखन देव, इंद्रपाल देव इनका नाम आता है। पर इसके जो साक्ष्य हैं वो बहुत कम किताबों के द्वारा हमें मिलते हैं, तो इसलिए हम इतना इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी यदि कभी पूछा गया आपसे चौथा परिवार कौन सा था, तो वो आप टिक मार के आएंगे वहाँ पे पाल वंश का, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और पाल वंश के संस्थापक लखन पाल को माना जाता है, और उसके अंतिम त्रिभुवन पाल को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, कार्तिकेयपुर राजा की लोक भाषा क्या थी। तो आपको बताना है जो कार्तिकेयपुर राज्य था उसमें लोक भाषा क्या थी, जो आम बोलचाल की भाषा थी वो क्या थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, और डी सोरसनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाली यहाँ पे जो लोक भाषा थी वो थी, यानी कि आम बोलचाल की भाषा। इसके अलावा संस्कृत यहाँ की राज्य भाषा थी। जैसे हमारे यहाँ पे राजभाषा भी क्या है, हिंदी, लेकिन कार्य जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। और राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक किसी को नहीं मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कत्यूरियों के समय भूमि मापन अधिकारी को क्या कहा जाता था, ठीक है। यह कहा जाता था क्या, किस नाम से उनको जाना जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है शिखरयुक्त, बी है यहाँ पे छत्रयुक्त, सी यहाँ पे परमवतार, और डी है यहाँ पे वर्मपाल, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो भूमि नापने का कार्य करता था अधिकारी, उसको क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि परमवतार यहाँ पे कहा जाता था। इसके अलावा छत्रयुक्त और शिखरयुक्त ये दो प्रकार की मंदिर शैली के निर्माण थे, जिसमें से आप देखेंगे छत्रयुक्त शैली के जो मंदिर होते थे उनको बोला जाता था पैगोड़ा, ठीक है, पैगोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वर्मपाल जो बोला जाता था वो सीमावर्ती जो क्षेत्र होते थे वहाँ पे जो आदमियों के आगमन होता था उनको देख रेख के लिए जो व्यक्ति होता था उसे वर्मपाल बोला जाता था। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे ही हैं, जैसे कि घटपाल होता था गिरिद्वारों का संरक्षक, प्रांतपाल होता था सीमाओं की रक्षा करने वाला, और नरपति होता था नदी घाटियों की रक्षा करने वाला, ठीक है। और वहाँ पे नरपति का काम होता था कि वो कर वसूली भी करता था, टैक्स भी वसूलता था अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कत्यूरी वंश के पतन का कारण था। आपको बताना है जो कत्यूरी राजवंश था उसका पतन क्यों हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है यहाँ पे अत्याचारी शासन, बी बाह्य आक्रमण, सी ए और बी दोनों, डी राज्य का अकालग्रस्त होना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आई होप कि आप इसका बिल्कुल एग्जैक्ट और 100% सही आंसर देंगे, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, जब आपके पास ऑप्शन ऐसे आते हैं ए और बी दोनों, तब आप 99% डाल सकते हैं ए और बी के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे वो आपका राइट आंसर होते हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कत्यूरियों के समय प्रजा से बेकार, या जिसको बेगार भी कहा जाता है, देने वाले अधिकारी को कहा जाता था। ठीक है, जो आदमी उनसे बेगार लेता था उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है यहाँ पे भाट व टाट, सी बी है यहाँ पे क्षेत्रपाल, सी है यहाँ पे उपचारिक, डी है कारिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाट व चाट जो अधिकारी होता था वो बेगार लेता था प्रजा से। इसके अलावा जो क्षेत्रपाल होता था ये भी एक भूमि नापने का, या फिर जो भूमि होती थी खेती वाली भूमि, उसकी उन्नति के लिए कार्य करता था। जैसे अभी हमारे यहाँ पे योजना आती हैं तो वो योजनाएं किसके माध्यम से आती थी और उनका देखभाल देख रेख कौन करता है? वो करता है नीति आयोग, देश के परिप्रेक्ष्य में। उसी तरीके से वहाँ पे क्षेत्रपाल होता था जो कि भूमि में अच्छी खेती हो उसकी देख रेख करता था। इसके अलावा उपचारिक, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तहसीलदार को बोला जाता है। कारिक एक और अधिकारी होता है जो कि मिस्त्री होते हैं ना, जो भवन निर्माण का इस तरीके के काम करते हैं, राजमिस्त्री, उनको कार्य कहा जाता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हो सकता है ये कभी पूछा जाए आपसे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उनको बोला जाता था कर्मांतक। ठीक है, कर्मांत, कर्मांत बोला जाता था उनको, ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कत्यूरी शासन में जिलों की कुल संख्या। अब आपको बताना है कि कितने जिले थे कत्यूरी शासन में। ठीक है, तो ए है आपके पास 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 उनके जिले थे यहाँ पे कुल, और जिनमें से पहला था एक साल। एक साल विषय, विषय बोला जाता था यहाँ पे, जिले शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, ये जनपद का इस्तेमाल नहीं होता था, विषय बोला जाता था इनको। ठीक है, विषय, सब्जेक्ट, तो विषय बोला जाता था। तो एक साल पहले था जो कि भागीरथी से और यमुना के बीच था। इसके अलावा था टंकणपुर। ठीक है, टंकणपुर टाइपिंग वाला। ठीक है, टंकणपुर विषय, और ये कहाँ से था? अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है उसके आसपास का क्षेत्र, यानी कि देवप्रयाग वाला क्षेत्र आप वहाँ पे कह सकते हैं। और जो यहाँ पे तीसरा था वो था कार्तिकेयपुर, जो कि कत्यूरी क्षेत्र, जैसे कि आपको बताया था, जोशीमठ से गोमती घाटी, यानी कि बागेश्वर के आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा ही उसमें कवर होता था। और चौथा था यहाँ पे अंतरांग। अंतरांग विषय भी भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है उससे नीचे। ठीक है, जैसे यहाँ पे संगम होता है उससे नीचे का जो क्षेत्र था उसको बोला जाता था अंतरांग। इसके अलावा मायापुर, हरिद्वार का और तराई भाबर क्षेत्र जो आता है उस मायापुर में आता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कत्यूरी राजाओं का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो आपको बताना है कि जो कत्यूरी राजा हैं वो उत्तराखंड में कहाँ से आए हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान से ये आए थे। और एक और क्वेश्चन है कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश था इनके लिए सबसे पहले कत्यूरी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? तो वो किया था एटकिंस ने। ठीक है, एटकिंस ने किया था, ध्यान रखेंगे इसका। ये पूछा जाता है वैसे कई बार, और काफ़ी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है अशांति देव की दूसरी राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो ये आपने बताना है। अशांति देव राजा हुए थे कत्यूरों के, तो उनकी दूसरी जो राजधानी थी, अशांति देव परिवार एक अलग से चलता है सीरीज इसमें, कत्यूरी शासक में, जिनकी पहली राजधानी थी जोशीमठ और दूसरी थी रणचुल्ला कोट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया है? तो इसका ऑप्शन है ए 1398, बी 1397, सी 1399 और डी 1393। तो तैमूरलंग के बारे में मैं आपको बता दूं, जब तैमूरलंग भारत में आता है तो ये 1398 में आता है। फिर उसके बाद ये जब वापसी जाता रहता है 1399 में, उस टाइम पे ये गढ़वाल क्षेत्र में आक्रमण करता है, लेकिन यहाँ पे उसको हार हार का सामना करना पड़ता है। और ये हार किसके माध्यम से मिली थी उसे? ये मिलती है रानी जिया रानी के माध्यम से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है जिया रानी के पति का नाम क्या था? ठीक है, या जिया रानी के पति का नाम आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे प्रीतम देव, बी धामादेव, सी दुलाशाही और डी है यहाँ पे बिरमदेव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रीतम देव, जिनको आप पिथौरा शाही के नाम से भी जानते थे। ये काफ़ी प्रसिद्ध राजा रहे हैं कत्यूरियों के। और इनकी सबसे छोटी वाली जो रानी थी उनका नाम था जिया रानी। ठीक है, जिनको लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है कुमाऊँ की। ठीक है, और इसके अलावा बिरमदेव के बारे में हम बात करेंगे तो इनका नाम ब्रह्मदेव मिलता है। और ये बिरमदेव जो नाम मिलता है, ये जो जागर होती हैं जागरों में इनको बिरमदेव कहा गया है। ठीक है, और उनका वास्तविक नाम क्या था? ब्रह्मदेव, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा धामदेव और दुलासाई दो अन्य राजा थे कत्यूरियों के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है छमना पात्र नामक नृत्यांगना किस शासक के समय थी? तो आपको गढ़वाली गाना भी होगा छमना, तो हमारा दिल्ली ले गए ऐसा करके एक, तो वही छमना बताना आपने, जो नृत्यांगना थी वो किस राजा के टाइम पे फेमस थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे प्रीतम देव, बी है यहाँ पे धामादेव, सी है मालूसाई और डी है यहाँ पे ब्रह्मदेव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धामादेव के टाइम पे छमना पात्र नामक की नृत्यांगना काफ़ी प्रसिद्ध थी। इसके अलावा राजुला मालूसाई के बारे में आपने सुना होगा। जो मालूसाई थे
ये बैराट या फिर चौखटिया के राजा थे। और इनके जो पिता थे ये थे धामादेव। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 20 है, कत्यूरी राजाओं की उपाधि थी। तो आपको बताने कत्यूरी राजाओं की जो उपाधि थी वो क्या थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राजवर, बी है यहाँ पे महाराजाधिराज परम भट्टरक, और सी है यहाँ पे महाराजा अधिराज परमेश्वर, या फिर डी शाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजवर। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाता है कि बसंत देव ने जो उपाधि ली थी वो कौन सी ली थी, तो वो ली थी महाराजा अधिराज परम भट्टरक। ठीक है, तो ये उन्होंने उपाधि ली थी। तो आई होप कि आप सभी को जो ये क्वेश्चन हैं ये काफ़ी पसंद आए होंगे और ये आपके आने वाले एग्जामों में हेल्पफुल होंगे। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप कृपया करके जो वीडियो है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो को उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा, और जो आपके दोस्त होंगे आने वाले एग्जामों में जो एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए भी वो हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।